सऊदी की अदालत में एक शब्बीर नाम के व्यक्ति की गवाही हो रही थी और उस शब्बीर नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी शेख यानी अपने सेठ की बीवी के साथ बलात्कार किया है, उनका रेप किया है। जब आखिरी ख्वाहिश शब्बीर से पूछी जाती है तो शब्बीर भी बिना डरे अपनी सारी हकीकत उस जज साहब को बता देता है कि जज साहब, हमने अपनी मालकिन यानी जो हमारे सेठ की बीवी हैं उनके साथ हमने बहुत सारे मज़े किए हैं और ये मैडम हमारे कमरे में हर दिन आती थी और मेरे साथ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाती थी और हमको उकसाती थी कि वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करें। दोस्तों, वो बहुत ही उल्टी उल्टी बातें अपने मालकिन के बारे में बोलता जा रहा था। तभी जज साहब जब उसकी पूरी बातें सुनने के बाद बोलते हैं कि ये तो बहुत तारीफ करने लायक है, तुमको सज़ा नहीं, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। ये बातें जब उस जज बैठे अदालत में सारे लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि सऊदी अरब में एक रेप करने वाले को जज साहब ने इनाम देने जैसी बात क्यों कही। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। दोस्तों, शब्बीर की शादी नई नई हुई थी। बरेली का रहने वाला 25 साल का लड़का, जिसकी शादी अभी अभी 1.5-2 महीना हुई थी। 1.5-2 महीने में उसने अपनी बीवी के साथ एक दिन भी अच्छे से नहीं गुजार पाया था। उसकी बीवी इसी चीज़ को लेकर अपने पति से तलाक लेने के लिए बातें करने लगी। वो जो अपने घर वालों को शब्बीर की कमजोरी के बारे में बताती है तो उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि आज हमारी बेटी की शादी को लगभग 1.5 महीना हो गया है और उसके बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। जब ये बात उसके घर वाले, उसके माँ बाप सुनते हैं तो शब्बीर के घर पे आते हैं और शब्बीर से तलाक देने जैसी बात करते हैं। शब्बीर परेशान था क्योंकि उसके अंदर कमजोरी थी, वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा था। उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि गांव वालों को पता चल चुका था कि शब्बीर अपनी बीवी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाता है जो सुहाग रात में किया जाता है। शब्बीर अपनी बदनामी को लेकर अपने घर में ही लेटा रहता था, सोया रहता था। वो घर से बाहर नहीं निकलता था। गाँव वालों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी दोस्तों उसको। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम, जब तक हमारे गांव में ये हमारी बदनामी ठंडी ना हो जाए, तब तक हम अपने देश से कहीं दूसरे देश चले जाएं, वहीं पे लगभग 3-4 साल रहकर आएंगे, तब तक हमारी जो बदनामी है हमारे सर से, हमारे माथे से मिट सकती है। शब्बीर ये बातें अपने दिमाग में लेते हुए अपने माँ बाप को बोलता है और उनसे इजाज़त लेता है और अपने पासपोर्ट, अपने वीजे की रिक्वायरमेंट दे देता है और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर उसको पासपोर्ट मिल जाता है और वो एक ड्राइवरी के वीज़े पर सऊदी अरब पहुँच जाता है। सऊदी अरब पहुँचने के बाद उसको एक ऐसे सेठ के पास काम मिल जाता है जिसका कारोबार था मवेशियों को लेके जाना, और उनका ही कारोबार था, मतलब वो भेड़ बकरियों को बेचता था और ख़रीदता था। शब्बीर को वही भेड़ बकरियों की गाड़ी जिसमें भरकर लेके जाता है उसको ही चलाना था। वो ड्राइवर तो अच्छा था ही, मगर इंसान भी अच्छा था। और जब वो यूपी से, बरेली से अब सऊदी जा रहा था, तभी उसको बीच में, मतलब सऊदी जाने से पहले उसको एक हकीम साहब मिल गए थे। हकीम साहब से जब उसने अपनी पूरी कमजोरी, अपनी पूरी बीमारी के बारे में बताया था तो हकीम साहब ने उसको कुछ नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी थी और उसको बोला था कि बेटा, इस दवाओं को 1 महीना तू खाता और खाने के बाद अल्लाह चाहेगा तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू एकदम नॉर्मल मर्द बन जाएगा। दोस्तों, शब्बीर अपनी उन दवाओं को लेकर साथ में गया था सऊदी, और सऊदी में जाने के बाद भी वो उन दवाओं को खाना नहीं भूला। बहुत ही एहतराम और बहुत ही टाइम टेबल से उन दवाओं को खाता रहा और अल्लाह ने उसको 1-1.5 महीने के अंदर शिफा अता कर दिया। वो ठीक भी हो गया। शब्बीर अब बहुत ही अच्छा इंसान और एक अट्टा-कट्टा मर्द था। और सऊदी में जाने के बाद उसके दिमाग में, जो उसके जहन में उसको कमजोरी को लेकर चिंता थी, वो सब दूर हो चुकी थी। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा दिल लगाकर काम करता था और अपने मालिक का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखता था। उसका मालिक उसके ऊपर बहुत खुश होता है और उसको बख्शिश के तौर पे भी अच्छे-अच्छे, ज़्यादा पैसे दिया करता था। शब्बीर उन पैसों को भी अपने मालिक के पास रखता था और बोलता था कि मेरा गाँव में कोई नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका कोई अकाउंट नंबर नहीं है, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो इन सारे पैसों को एक साथ लेके जाऊँगा। और अपनी सैलरी भी सेठ के पास ही छोड़ कर रखता था। लगभग 6 महीने का टाइम बीत जाता है। अब उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अपने सेठ यानी अपने शेख से मांगता है, तो उसका सेठ बोलता है कि रुक जाओ, मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पैसों का इंतजाम करता हूँ और उसके बाद तुमको दे देता हूँ। लेकिन वो पैसा 2-4 दिन के बाद क्या, 2-4 महीने तक उसके सेठ ने उसको पैसा नहीं दिया। अब इधर शब्बीर परेशान होने लगता है। उसको लगभग 11 महीने हो चुके थे सऊदी में। वो सिर्फ खाने पीने का पैसा लेता था और अपनी सारी कमाई वो अपने ही मालिक के पास छोड़ा करता था। जब 11 महीने का पैसा सेठ को दिखता है कि इसकी इतनी सारी सैलरी होती है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो शब्बीर को बोलता है कि भाई, तुम अभी जाने वाले हो नहीं और तुम्हारा गांव में कोई अकाउंट नहीं है, तो क्यों ना हो मैं तुम्हारे इन 11 महीने की सैलरी और मेरे पास जो तुम्हारा पैसा है उन सबको मैं लगाकर एक नया धंधा चालू कर देता हूँ और धंधे से जो भी मुनाफा होएगा मैं तुमको पार्टनरशिप में दूंगा, तो उस धंधे में मैं तुमको 50% दूंगा। शब्बीर कहीं ना कहीं
थोड़ी सी लालच में आता है और उन सारे पैसों को अपने सेठ को दे देता है। बोलता है कि पैसे तो तुम्हारे पास ही हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ इन्वेस्ट कर दो और मुझे जितनी रकम देनी होगी आप दे देना, और अगर नहीं भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरी सैलरी जितनी बनती है उतनी दे देना। ये बात सुनकर शब्बीर बहुत ही सीधा इंसान था। वो अपनी मालिक के इस चालाकी को समझ नहीं पाता और सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इजाज़त दे देता है। दोस्तों, वो पैसा वो कपिल, वो सेठ शब्बीर का पैसा उठाकर अपने धंधे में लगा देता है। धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि शब्बीर भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है। दोस्तों, शब्बीर अपने मालिक का ज़रा सा भी नुकसान नहीं चाहता। उसका धंधा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। अब वो सेठ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो चुका था और शब्बीर का बहुत ज़्यादा रकम बन रही थी। 2 साल का टाइम बीत जाता है। शब्बीर एक दिन अपने मालिक को बोलता है कि सेठ, मुझे गांव जाना है और मुझे गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरा जितना भी पैसा मिलता है मुझे दे दो, और जो भी हिसाब से दोगे मुझे मंजूर है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत की कमाई जितनी बनती है उतनी दे दो। मुझे कोई इंटरेस्ट, कोई 50% जो आपने बोला था वो नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी जितनी 2 साल की सैलरी बनती है वही दे दो, मैं उसी में अपने गाँव चला जाएगा। उधर उसका सेठ जब ये बात सुनता है तो उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चलने लगता है। वो पैसा उसको देना नहीं चाहता था और उल्टा उसको फंसाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखता है और पार्टी में शब्बीर को अपनी बीबी के कमरे से कुछ सामान उठाने के लिए बोलता है। और उस सेठ ने अपनी बीबी को पहले ही समझा के रखा था कि जब शब्बीर अपने कमरे में आएगा, तुम्हारे कमरे में आएगा, तो बिना कुछ कहे उसको पकड़ने की कोशिश करना और तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगना। जैसे शब्बीर उसके बीबी के कमरे में जाता है तो उसकी बीबी बिना कुछ बोले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने शौहर और उनके दोस्तों को घर में आने के लिए बोलती है। जब उसका दोस्त उसका शौहर शब्बीर की मालकिन के कमरे में आता है तो वहाँ पे शब्बीर भी खड़ा था और उसकी मालकिन भी खड़ी थी। वो झूठा मूठा रोए जा रही थी और अपने शौहर से बोल रही थी कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। शब्बीर को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा मालिक, मैं अपनी मालकिन के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उसका मालिक उसको पकड़ता है और उसके नाम पुलिस में कंप्लेन करता है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद जब ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत में जब शब्बीर से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया है, तो शब्बीर बोलता है कि साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मैं 2 साल से इनके पास काम कर रहा हूँ। आज मैं जब अपने मालिक से घर पे जाने की बात कही तो अचानक मालिक ने घर में पार्टी रखी और मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से अपने मालिक से 1 रुपया नहीं लिया है। ये सब बातें जज साहब सुनते हैं, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था? शब्बीर की वहाँ कौन सुनने वाला था? वहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ कानून, सबूत और गवाह चलते हैं। उन लोगों ने उसकी बीवी के साथ गलत इल्ज़ाम लगाने के तौर पे शब्बीर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, उस दिन टाइम ओवर हो जाता है। जज साहब बोलते हैं कि तुम अपने बारे में अगर कोई गवाह या कोई सबूत जुटा सकते हो तो तुमको 1 दिन का टाइम मिलता है। अगर इस गवाह और सबूत के भरोसे तुम अपने आप को साबित कर सकते हो कि तुमने ये सब नहीं किया है तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, वरना कल तुमको फांसी की सज़ा हो जाएगी। शब्बीर को रातों को नींद नहीं आती। दोस्तों, वो रात भर परेशान रहता है और जिस कटघरे में उसको बंद किया गया था वहाँ पे एक मुजरिम जो कि बहुत ही शातिर दिमाग का था, वो जब शब्बीर को अपने पास देखता है तो उससे रात में बातें करता है और उसको पूछता है कि तुम किस जुर्म में अंदर आए हो, तुम्हारा कसूर क्या है। तो शब्बीर उस लड़के से बात करता है और बोलता है कि भाई, मैं 2 साल से इस कफिल के पास काम करता हूँ, इसने मुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं दी। जब हमने कल इससे पैसे मांगने की कोशिश की तो मुझे ही ऐसा उल्टा फंसाने की कोशिश करता है और अपनी बीबी के साथ गंदे काम के इल्ज़ाम में मुझे जेल में डाल दिया है। और यहाँ की अदालत, यहाँ के जज साहब उनकी ही बातें सुन रहे हैं और उनके ही बातों पर यकीन भी कर रहे हैं। वो मुजरिम जो शब्बीर के पास उस कटघरे में बैठा हुआ था, वो शब्बीर को समझाता है कि मैं एक आइडिया बताता हूँ, अगर ये आइडिया काम कर गया और इस आइडिया ने अगर तुम बिना डरे जज साहब के पास इस बात को बोल दिया तो हो सकता है अंधे में तीर लग जाए और तुम बच सकते हो। तुम्हारी फांसी की सज़ा भी टल सकती है और तुम बाइज्जत बरी भी हो सकते हो और अपने घर भी जा सकते हो। तुम्हारा जितना पैसा बनता है वो सब मिलेगा और तुमको साथ में अच्छी खासी बख्शिश भी मिलेगी। वो एक आइडिया शब्बीर को बताता है। शब्बीर भी उस आइडिया को ध्यान से सुनता है और दूसरे दिन जब अदालत में शब्बीर को लाया जाता है, जब जज साहब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं और उसके बचाव के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो, तुम अपने बचाव के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, या तुम्हारा कोई गवाह है या कोई सबूत है वो तुम दे सकते हो। अगर नहीं दे पाए तो मैं तुमको आज फांसी की सज़ा सुना दूंगा। जब ये बातें शब्बीर सुनता है तो उसकी आंखों से डर बिल्कुल गायब हो चुका था। वो बिना डरे जज साहब के सामने बोलने लगता है और जो भी बातें बोलता है वो जज साहब जब सुनते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। उस अदालत में जितने लोग बैठे थे, जज साहब और जितने लोग बैठे थे, शब्बीर की बातों को सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो सोचने वाली बात थी। शब्बीर जज साहब के सामने बिना डरे बोलता है कि जज साहब, मेरा रिलेशन 2 साल से अपने मालकिन के साथ है और जब जब मालकिन मेरे कमरे में आती थी
तब तब ये मुझे उकसाती थी, मेरे को अपना अंग दिखाती थी और मेरे सामने कपड़े उतार दिया करती थी और मुझे परेशान करती थी अपने साथ संबंध बनाने के लिए। मुझसे भी रहा नहीं जाता था और मैं इनके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था, बहुत ही अच्छे से शारीरिक संबंध बनाता था और हमारा ये सिलसिला लगभग 2 साल चला है। और जब हमारे मालिक हमारे घर पे नहीं रहते थे तो हमारी मालकिन हमारे ही कमरे में सोया करती थी और हम दोनों ने 2 साल तक बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अचानक मालिक ने अपनी बीवी को मेरे साथ पकड़ लिया। इसके लिए ये लोग बहाना बना रहे हैं। जब ये बातें जज साहब के सामने शब्बीर बोल रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी मालकिन, जो बहुत ही इज्जतदार और समझदार और खूबसूरत औरत थी, जब ये बातें अपनी बुराई, अपनी बेइज्जती शब्बीर के मुंह से सुन रही थी तो उसके कानों से खून निकल आता है और वो चिल्लाने लगती है कि जज साहब, इस लड़के ने जो भी अभी कहा है वो बिल्कुल गलत है। मेरे साथ इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, किया है और मैं इसके साथ ऐसा कोई गंदा काम नहीं की हूँ। ये सरासर झूठ बोल रहा है। तभी अचानक जज साहब की आंखें खुल जाती हैं और उस महिला के बयान को सुनने के बाद शब्बीर को शाबाशी देते हैं। और शब्बीर जब अपनी पूरी बात जज साहब के बात सुनाने के बाद जब वो महिला रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने ही पति, अपने शौहर के खिलाफ बातें बोलने लगती है कि जज साहब, मेरे पति ने मेरे को ऐसा उल्टा सीधा करने के लिए बहकाया, मेरे को डराया और शब्बीर का मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है और वो पैसा ना देना पड़े, इसके लिए मेरे शौहर ने शब्बीर को फंसाने के लिए ये गंदा जाल बुना था और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। शब्बीर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही इज्जतदार है। जब अपनी पत्नी के ज़ुबान से उसका शौहर एक नौकर के प्रति ऐसा व्यवहार देखता है तो वो भी पगला जाता है और अपनी बीवी की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। तभी जज साहब उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, फैसला अब यहाँ पे हो गया है। ये लड़का शब्बीर निर्दोष है, बेगुनाह है, इसको जितनी भी सैलरी इसकी बनती है इसका डबल मिलना चाहिए और इसको जुर्माने के तौर पे इससे कुछ नहीं लिया जाएगा और जुर्माना तो इसके सेठ को देना पड़ेगा। जज साहब उसके ऊपर कई लाख रुपए का जुर्माना लगा देते हैं कि एक विदेशी लड़के को फंसाने की साजिश में तुमको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। उस शब्बीर की 2 साल की सैलरी और उसको उसके साथ जो भी पैसा था उसका डबल उसको दिया जाता है और जज साहब शब्बीर की पीठ थपथपाते हुए, उसको शाबाशी देते हुए उसको माफ़ कर देते हैं और उसको इंडिया भेजने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, शब्बीर ऐसे आइडिया काम कर गया और शब्बीर सऊदी में ऐसे बच गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो बहुत ही दिलचस्प थी। दोस्त, सऊदी और दुबई में जाकर लोग ऐसे फंस जाते हैं और वहाँ से निकलने का उनको कोई चांस नहीं रहता, लेकिन इंडिया वाले कहीं भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और आज एक जुगाड़ से शब्बीर की जान बच गई और मैं सलूट करूँगा उस कैदी का जिसने शब्बीर को ये आइडिया दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। तो ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबा लें। मिलता हूँ एक ऐसी खूबसूरत और क्राइम स्टोरी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।